हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, यानी कि हम पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको गद्य पद्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक गद्य दिया गया है, वहाँ पे आपको ये वीडियो को पॉज करके आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। अगर इसे मैं आपके लिए रीड करूँगी तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मैं जानती हूँ कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो इसे जो है वो आप पॉज करके रीड आउट कर लीजिए। ये यहाँ पे गद्य खत्म हो जाता है और इसके बाद हम इसके डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ से। पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है वो कहता है भाई कि कौन सा विकल्प है जो कि गद्यांश के मुख्य भाव से सबसे निकट है। साहस और खतरे, पहले घर फिर बाहर, हिम्मत और जिंदगी, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। देखिए यहाँ पे गद्य के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, अकॉर्डिंग टू गद्य यहाँ पे जो आंसर है वो आपका हो जाएगा कि भाई हिम्मत करे अगर इंसान तो क्या काम है मुश्किल। इस हिसाब से इसका मतलब क्या हो जाता है कि भाई अगर मनुष्य अगर हिम्मत कर सकता है, धैर्य के साथ कोई कार्य अगर प्रारंभ कर सकता है, उसमें कंटिन्यूटी कर सकता है, तो मेहनत और लगन पूर्वक करने से उस कार्य को जो है वो सफलता तो उसको डेफिनेटली मिलनी ही मिलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भी है। तो यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय जो आपका पहले लगता है, उपसर्ग जो आपके पहले लगता है और प्रत्यय जो आपके पीछे लगता है, ठीक है। तो किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। ऐसा कोई शब्द जिसमें उपसर्ग भी है, यानी कि आगे उपसर्ग लगा हुआ है, पीछे प्रत्यय लगा है, तो ऐसा कौन सा शब्द है। प्रारंभ है, परिवहन है, सफलता है या फिर कठिनाई। देखिए उपसर्ग की परिभाषा क्या कहती है कि भैया जो शब्द पहले आकर उसकी विशेष को अर्थ स्पष्ट कर दे उसको हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय जो शब्दों के बाद अक्षर या अक्षर समूह को लगाया जाता है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो जो आपका बी ऑप्शन है यहाँ पे सफलता है, अगर इसमें हम खाली फल लिखें तो ये आपका मूल शब्द हो जाता है, और इसके आगे जब हम स ऐड करते हैं तो ये हो जाता है सफल, यानी कि ये हो गया आपका उपसर्ग। और जब इसमें हम पीछे अगर लगा देंगे ता, तो यहाँ पे हो जाता है सफलता, यानी कि इसके बैक साइड अगर हम लगा देंगे ता, तो यहाँ पे ता लगाने से हो जाएगा सफलता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भी बी ऑप्शन में है, यानी कि सफलता जो है इस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि पर पीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ क्या है। दूसरों की पीड़ा, दूसरों में पीड़ा, दूसरों की पीड़ा या फिर दूसरों को पीड़ा। तो देखिए पर पीड़ा का मतलब क्या होता है। पर पीड़ा शब्द का मीनिंग होता है कि भाई दूसरों की पीड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे से, की, का मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मीनिंग अगर नहीं पता है तो बट ऑफकोर्स हम कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे पर पीड़ा का मीनिंग जो है वहाँ पे हो जाएगा आपका दूसरों की पीड़ा, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का आदर्श बना। संघर्षशील व्यक्ति, रेवती रॉय, विवेकानंद या फिर असुरक्षित महिलाओं के। आपको गद्यांश में आपको एक इन शॉर्ट बता दूं कि भाई रेवती राय जो है वो एक महिला है जिनके ऊपर ये गद्यांश जो है वो उद्धृत है, और उन्हीं के बारे में ये लिखा गया है। एग्जैक्टली उन्हीं जो स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट देते हैं कि भैया कामकाजी महिलाएं जो भी हैं इसके गद्यांश में, कि भाई उनको मतलब किस हिसाब से वो डिफ़िकल्टी फाइंड आउट करती हैं संसाधनों में, जब आते जाते टाइम रोड्स पे जो भी है मेंस वगैरह से प्रॉब्लम होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं और इन सब चीज़ों को लेकर। तो वो जो है रेवती रॉय हैं, जो कि जो प्रारंभ का पहला स्टेटमेंट दिया गया, अगर आप गद्य वापस से पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है वो जो है वो रेवती रॉय के जीवन का दर्शन बना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है रेवती रॉय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए थी। कामकाजी महिलाओं के लिए, महानगरों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए या फिर मुंबई के निवासियों के लिए। तो भैया इनके हिसाब से रेवती रॉय की जो कैब सेवा थी वो मूलतः कामकाजी महिलाओं के लिए थी, ठीक। और ये रेवती राय ने एक नया रास्ता उन्होंने खोला कैब के द्वारा कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन देने के लिए ये उन्होंने चुना था। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई कामकाजी महिलाओं को प्रायः नित्य ही जूझना पड़ता है कि इन चीज़ों से, मनमानी करने वाले बालकों से, परिवहन की समस्याओं से, गृहस्थी की समस्याओं से या फिर पर पीड़क और अपराधी लोगों से। तो देखिए डेफिनेटली हमें और आपको सबको पता है कि कामकाजी महिलाओं को महानगरों में मुंह बाय जो भी अपराधी तत्व होते हैं उन्हीं के जो है उनसे इनको जूझना पड़ जाता है, यानी कि पर पीड़क और अपराधी लोगों से इनको जो है वो
बिना मतलब के, यानी कि अननेसेसरली स्ट्रेंजर्स से भिड़ जाना पड़ता है, ये हो जाता है ऐसे। कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे का मेन मोटो क्या था, मेन कारण क्या था? समाज सेवा की भावना, महिलाओं की कठिनाइयाँ, या फिर सामाजिक दबाव, या फिर पारिवारिक व्यवस्था। देखिए परिवार में तो उनकी व्यवस्था आई गई थी, जो उनके हस्बैंड थे वो जो है वो काफ़ी उनकी बीमारी के चलते जो है वो काफ़ी ज़्यादा सारे पैसे वगैरह उनमें खर्च हो चुके थे, तो उन्होंने एक नया फैसला किया कि भाई मुझे बाहर निकल के कुछ करना है। लेकिन ये उनका मेन पारिवारिक विवशता के कारण उन्होंने नहीं स्टार्ट किया था। इसको स्टार्ट करने के पीछे इनका मेन ये मोटो था कि भैया महिलाओं की जो कठिनाइयाँ हैं उनका सामना जो कर रही हैं, तो इससे उनको कैसे वो निजात दिला पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेवती रॉय ने एकदम नया रास्ता चुना। तो उन्होंने जो है नया रास्ता चुना, यानी कि खतरों में कदम रखने का, लोगों की सेवा करने का, बीमार पति की देखभाल करने का, या फिर महिलाओं के लिए कैब संचालन का। तो देखिए उन्होंने कौन सा रास्ता चुना, तो अभी 2-3 क्वेश्चंस जो हमने किए उस हिसाब से पता चल गया कि उन्होंने जो है वो कैब सेवा आरंभ की थी, और इसके पीछे महिलाओं की कठिनाइयाँ थी जिनको ध्यान में रख के उन्होंने केवल उन्हीं की सुविधाओं के लिए जो है कैब सेवा प्रारंभ की, जिसका नाम क्या था, फारसी था। या आप अगर रीड आउट करेंगे तो आपको गद्यांश में मिल जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या था मेनली, कि भैया जो भी कामकाजी और ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उनको जो है शहर में सुरक्षा जो है वो सुरक्षित सफ़र का जो है भरोसा उनको मिल पाए। तो यहाँ पे जो है वो एग्जैक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा महिलाओं के लिए कैब संचालन का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे किस जिंदगी को खतरों और आकांक्षाओं से भरा माना गया है? फारसी कैब संचालन, कामकाजी महिलाएं, महानगर, या फिर सड़क की परिवहन की। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो भी सड़क के परिवहन की ज़िंदगी है ये क्या है, खतरों और आकांक्षाओं से भरी पड़ी है, जहाँ प्रत्येक क्षण दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो मतलब किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, भाई आप हैं, हम हैं, या कोई भी हो, मतलब दुर्घटना कभी भी हो सकती है, किसी भी क्षण हो सकती है, किसी की भी। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे एक पद्य दिया है, काव्यांश को पढ़कर उसके सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे पद्यांश है, आप इसे रीड आउट कर लीजिए, और रीड करने के बाद हम चलते हैं डायरेक्टली आंसर्स की तरफ से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो कहता है कि भाई बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन जो है वो क्या करने लगता है, गाने लगता है, झूमने लगता है, या फिर पानी से भीग जाता है, या फिर मस्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे बेसुध मन जो कवि यहाँ पे कह के बताना चाहते हैं, एग्जैक्टली वो कहना चाहते हैं कि भाई कवि का जो मन है वो गरजते बादल और घनघोर बरसात में मोर जैसा प्रसन्न हो जाता है। और यहाँ बेसुध मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन जो है वो मस्त हो गया है। कैसा हो गया है? मस्त हो गया है ना। मन मस्त मगन, वो क्या सॉन्ग है ना, ठीक है, तो वही हो गया है। तो चलिए आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन ही कहता है कि भैया खेत अंगड़ाइयाँ ले रहा है क्योंकि सुबह हो गई है, वे नींद से जाग रहे हैं इसलिए, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है इसलिए, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए, या फिर सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है। तो देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे ये है कि भैया सूर्य जो है सो चुका है, और सूर्य के सोने के बाद सबको नींद आने लगती है। ये बात अलग है कि कामकाज इतना ज़्यादा होने के बावजूद लोग जो है वो जागते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो है नींद तो आने ही लगती है। सूर्य के सो जाने से उन्हें भी जो है वो यहाँ पे नींद आ रही है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि गरजते घन गगन घन घन में अलंकार क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही वर्ड की जो पुनरावृत्ति है वो बार बार आ रही है। तो यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? डैम श्योर है आपका रूपक, उपमा, श्लेष, अनुप्रास में से जो है आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे जो है एक ही वर्ड की पुनरावृत्ति बार बार आ गई है, इसी वजह से क्या है आपका अनुप्रास अलंकार। वहीं अगर हम बात करें आपके श्लेष अलंकार की, तो श्लेष अलंकार क्या कहता है? शिष्ट पदों में जो भी आपके अनेक अर्थों का एक वर्ड की जो है वो डिफरेंट मीनिंग्स आएंगे, यानी कोई भी एक वर्ड है उसका डिफरेंट मीनिंग होगा, तो ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे? वो श्लेष अलंकार के अंतर्गत आ जाता है। जैसे एक शब्द है और उसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। और उपमा अलंकार की अगर हम बात करें तो उपमा अलंकार में दो वस्तुएं होती है जो कि समान गुणधर्म और प्रतिमान होती है, तो उनको हम एक दूसरे की उपमा देते हैं। चांद जैसा चेहरा, एग्जैक्टली चांद जैसा चेहरा किसी का होता नहीं है, ठीक है, चांद पे बहुत सारे गड्ढे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या हम कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली हम उसको उपमा दे रहे हैं, किसकी? चांद की। तो यहाँ पे क्या है? उपमा अलंकार इस टाइप से हो जाता है। रूपक क्या है? हम उसको किसी चीज का रूप दे देते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप करते हैं एग्जैक्टली, तो वहां पे आपका रूपक अलंकार हो जाता है, किसी को किसी चीज का रूप दे देना, ठीक है। वह मोरनी जैसी है, एग्जैक्टली तो वो मोरनी है नहीं ना, बट फिर भी हम कह देते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे रूप दे देना एग्जैक्टली। और उपमा में हम तुलना करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एग्जैक्ट हम रूप दे देते हैं, कह देते कि भाई तुम ये हो,
आइए बात करते हैं यहाँ पे। तो गगन गगन में जो है आपका ये अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक ही वर्ड की जो है पुनरावृत्ति बार बार हुई है। घ जो वर्ड ये बार बार आया है। मन की उपमा यहाँ पे किसे दे दी गई है? मोर को, सावन से, बादल से या फिर वर्षा से। तो आप पहला ही स्टेटमेंट जब आपका रीड करेंगे पद्य का, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मन की जो उपमा है वो दी गई है मोर से। ठीक है, तो काव्यांश में जो कवि है मन की उपमा जो है वो इसे मोर से दी गई है, यानी कि जिस प्रकार से घनघोर बारिश में मोर जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है, झूम उठता है, उसी प्रकार से मन भी जो है वो प्रसन्न हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य जो है वो थक गया है, छिप गया है, नींद में है या फिर खो गया है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लिपट कर सो गया, सूरज का भाव जो है वो सूर्य छिप गया है कह सकते हैं, यानी कि बरसात के मौसम में जब बादलों में अक्सर सूर्य छिप जाता करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो सूर्य का भाव जो दिखाया है वो क्या है, वो छिप गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई पुरवाई से आशय क्या है? एग्जैक्टली पुरवाई एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है पुरवाई की? पूर्व से बहने वाली पवन, मदमस्त करने वाली हवा, या फिर पूर्व से आने वाली वायु, या फिर पूर्व को बहने वाली नदी। तो यहाँ पे पुरवाई, वाई मतलब हवा हो जाता है हवा, ठीक है, तो नदी तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पूर्व से जो आने वाली वायु है उसी को हम क्या कहते हैं, पुरवाई कहते हैं, है ना। तो उससे क्या, जो भी पूर्व की तरफ से आने वाली वायु है उसी को हम पुरवाई कहते हैं। गांव में कहते हैं भैया पुरवैया चलत बाटे, तो वही। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ कर रही हैं। अब भाषा शिक्षक के रूप में आप की जिम्मेदारी क्या मानते हैं आप? इसमें क्या एग्जैक्टली आप करेंगे? तो नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करेंगे जिससे वो जो है स्वयं में सुधार कर पाए। नंदिनी को जो है वो अशुद्धियों को जो है काट कर सही कर देंगे और उससे बोलेंगे भाई 20-20 बार इसे लिख के लेकर आओ। या फिर नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियाँ जो है वो करने पर उसके जो है वो अंक कट कर दिए जाएंगे। या फिर नंदिनी को ये समझाना कि वर्तनी की जो शुद्धता है वही लेखन का सशक्त पहलू है। तो देखिए हम उसे जो है वो डांटेंगे नहीं, 20-30 बार लिखने के लिए नहीं बोलेंगे। सबसे मेन जो है यहाँ पे हमको उसको क्या करना है, गाइड करना है और उसको जो है वो हमें और ज़्यादा अवसर प्रदान करना है, अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। तो उसको मेनली हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ देंगे जहाँ पे वो स्वयं का सुधार कर सके। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे एकदम अप्रोप्रिएट हो जाएगा। यानी कि यदि कोई विद्यार्थी कह सकते हैं प्राथमिक स्तर हो या उच्च प्राथमिक स्तर हो, अगर लिखते समय वर्तनी में अशुद्धियाँ कर रहा है या फिर कर रही है, तो उसे भाषा शिक्षक के रूप में हम अध्यापक की जिम्मेदारी बनती है कि उसे जो है ऐसे अवसर प्रदान किए जाए जो स्वयं उसमें सुधार कर सके। तो यहाँ पे आपका जो ए उत्तर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एज अ उच्च प्राथमिक टीचर, यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझाना और उनका प्रयोग करना, या फिर मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न। देखिए सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे ये हो जाएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पे अगर हम बात करें मुहावरे लोकोक्तियों की, तो शिक्षण में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया संदर्भानुसार जो मुहावरे हैं और उनकी लोकोक्तियाँ हैं, इसको प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना। यानी कि हम अपने डे टू डे लाइफ में उसको कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, उन स्टेटमेंट्स का जो भी मुहावरे हमने सीखे हैं उसको हम कैसे यूज़ कर पा रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो यहाँ पे आपका सी उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न है जो कि संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? तो आइए देखते हैं यहाँ पे। घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरीके के 2 शब्द युग्म और बताइए। या फिर घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्दों में से ऐसे शब्द युग्म जो है वो छांटने हैं। या फिर घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाने हैं। या फिर घर घर आपकी ही चर्चा है और वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एग्जैक्ट हमें यहाँ पे पूछा है संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को जो पुष्ट करता है ऐसा स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे जो संदर्भ में व्याकरण को पुष्ट करेगा वो स्टेटमेंट आपका यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। यानी कि घर की आपकी ही चर्चा है और वाक्य में जो घर है इस शब्द की पुनरावृत्ति के अर्थ पे क्या प्रभाव पड़ जाएगा, क्या इफेक्ट होगा, इसी से ये डिनोट करता है कि भाई संदर्भ में जो व्याकरण है वो शिक्षण को पुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस पुनरावृत्ति से वाक्य के आशय पे जो है वो प्रभाव पड़ता है और जिसका बोध हमें व्याकरणिक ज्ञान के द्वारा संभव है। अतः वाक्य का विषय व्याकरण जो है वो शिक्षण को पुष्ट करता है।
अगला क्वेश्चन हमारा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम इम्पॉर्टेंट क्या हो जाएगा। तो कम इम्पॉर्टेंट को पहले तो अंडरलाइन कर लेंगे हम। तो पहला है कि भैया समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन करेंगे, भाषाई क्षमताओं को बढ़ाने का अभ्यास करेंगे, या फिर समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को समावेश या फिर भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले जो है वो पाठ का इंक्लूजन करेंगे। देखिए सबसे बेस्ट यहाँ पे जो है, सबसे कम इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, वो उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश करना। यानी अगर कुछ छूट भी जाते हैं तो दैट इज डजंट मैटर, ठीक है। उनको जो है मेनली हमको ये सिखाना कि भाषा का उपयोग कैसे करना है, उसका विस्तार कैसे करना है, मतलब आपको डे टू डे लाइफ में वो भाषा बोलने आनी चाहिए, उसके थ्रू आप जो है वो कन्वर्सेशन करने में सक्षम होने चाहिए। भाषाई कौशल विकास का स्तर अच्छा होना चाहिए आपका, ना कि उसमें हमको ये सिखाना कि भैया व्याकरण जो है वो अप टू डेट आपका रहना चाहिए, भले आपको भाषा का ज्ञान हो ना हो। तो यहाँ पे आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। तो ये देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। कवि और कविता बोध, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, या फिर साहित्य बोध और छंद बोध, या फिर भाषा बोध और साहित्य बोध। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि तो किसी रचना के बारे में अगर स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सबसे बेस्ट है कि भाई भाषा बोध और साहित्य बोध, इन दोनों को अभी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी आलोचनात्मक या फिर समलोचक भाषा का अगर हम यूज़ करते हैं तो साहित्य का ज्ञान अगर नहीं होगा तो आप किसी की भी रचना जो है वो संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया दे ही नहीं सकते हैं। अगर आपको ज्ञान ही नहीं है, किसी साहित्य के बारे में पता ही नहीं है, भाषा के बारे में ज्ञान ही नहीं है, तो आप उसका वर्णन कैसे करेंगे आप, है ना। आप कुछ डिस्क्लोज करना किसी को कैसे बताएंगे आप। तो मेनली आपको भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि भाषा का ज्ञान देखो इस किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है कि भाई बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। पढ़ने में रुचि जगाने और भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, रुचि जगाने और सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए, ज्ञान बढ़ाने, या फिर साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, या फिर भाषा ज्ञान को बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। तो देखिए बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि अतिरिक्त पाठन सामग्री, जो कि बच्चों में पढ़ने में रुचि जगाने के लिए एवं भाषा के ज्ञान में वृद्धि के लिए होती है। तो यहाँ पे अतिरिक्त पठन सामग्री के माध्यम से बच्चों में क्या होगा, शिक्षा के प्रति रुचि पैदा होगी, और जिससे उनकी शिक्षा के प्रति क्या होगा, लगाव भी बढ़ेगा, तो पढ़ने में जो है बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पे। तो उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, भाषा के अलंकारिक रूप से पहचानना, भाषा के व्याकरण को कंठस्य करना, या फिर साहित्यिक विधाओं में रचना करना। तो देखिए यहाँ पे अगर मेनली हम देखा जाए तो भी उच्च प्राथमिक स्तर पे अगर भाषा शिक्षण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम कहें तो ये हो जाएगा आपका भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। यही आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हो जाएगा, यानी कि भाषा के नियमबद्ध अगर प्रकृति को आप पहचानते तो ये उच्च प्राथमिक स्तर के लिए भाषा शिक्षण का एक मेन ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। तो इस कथन में जो प्रयुक्ति है इसका तात्पर्य क्या है। विभिन्न भाषा उदाहरण, विशिष्ट भाषा प्रयोग में भाषा के नियम, या फिर शब्दों की जो व्युत्पत्ति है उससे। तो देखिए प्रयुक्त यानी कि एग्जैक्टली देखा जाए तो एक विशिष्ट नियम का प्रयोग करके विधि सूत्र या फिर ये एक ट्रिक होती है, तो जिसके थ्रू जो है विभिन्न कार्य क्षेत्रों के विद्यार्थी जो है वो परिचित कराए जाते हैं, ताकि वे जो है वो भाषा के विभिन्न नियमों को सीख सकें। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो मेन उत्तर आपका सही हो जाएगा विशिष्ट भाषा के प्रयोग, यानी कि इस कथन में जो प्रयुक्ति है इससे तात्पर्य है कि भैया आपका जो विशिष्ट भाषा है इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को माध्यम नहीं रखा जाता है। तो व्याकरणिक विधि, सूत्र विधि, अनुवाद विधि, या फिर प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए जाए यहाँ पे अगर देख तो भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में जो है मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है, यानी कि उसे मीडियम नहीं रखा जाता है, उसे बीच में नहीं रखा जाता है। जबकि व्याकरणिक विधि है, सूत्र विधि है, अनुवाद विधि है, इन सब में जो है हम इसे बीच में रख सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसको जो है मेनली बीच में कब नहीं रखा जाता है, किस विधि के थ्रू, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्टली डेमो के थ्रू हम कह सकते हैं। तो जब हम उसको डायरेक्टली अगर डेमो के थ्रू अगर कुछ चीज़ सिखा रहे हैं तो उसमें जो है भाषा शिक्षण इसमें जो है वो उसको
एज अ मीडियम नहीं हम ले सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ों में रख सकते हैं, व्याकरण विधि है, अनुवाद विधि है, सूत्र विधि है, इसमें हम रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्यचर्या सामग्री, क्रियाओं का आयोजन करना, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना या फिर परीक्षा का आयोजन करना। तो देखिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो भी शिक्षक है, इसके लिए भाषा का प्रयोग जो है वो अधिक अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और पाठ्यचर्या जो है वो सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना और परीक्षा के आयोजन करने के बाद जो है वो सभी भाषा शिक्षण के संदर्भ में एकमात्र सहायक क्रियाएं हम कह सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमको क्या करना है? भाषा के प्रयोग के अधिक से अधिक जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, उनको अवसर प्रदान करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सतत आकलन का उद्देश्य क्या है? बच्चे कैसे सीखते हैं, क्यों नहीं सीखते हैं, कितना सीखते हैं या फिर क्या सीखते हैं? तो एग्जैक्ट सतत आकलन यानी कि कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो कैसे सीखता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कैसे सीखता है, ना कि क्यों नहीं, कितना या फिर क्या, ठीक है। तो ये एकदम से ध्यान में रखिएगा, कैसे सीखते हैं बच्चे, इसकी हम बात करते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जब शिक्षिका पूछती है कि भैया हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगाने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि भैया शिक्षिका जो है बच्चों को क्या कराना चाहती है? अवलोकन क्षमता का अवसर देना चाह रही है, या फिर भाषा की जो बारीकी है उसको समझाना चाहती है, या फिर व्याकरण सिखाना चाहती है, या फिर परीक्षा के लिए तैयार कर रही है। देखा जाए जब कोई शिक्षिका स्पेशली किसी वाक्य में भी, ही, तो जैसे अनेक निपात शब्दों के बारे में अगर वो बता रही है, ये क्या है? निपात है ना। हम भी यानी भी पे यहाँ पे हम ट्रेस देके बोलते हैं हम भी सफल होंगे। तो भी जहाँ पे भी आपका ट्रेस आ जाएगा वो आपके शब्द क्या आते हैं? निपात वाले आ जाते हैं। तो भी हो गया, तो हो गया, ही हो गया, ये सारे शब्द क्या है? निपात है। और इनके बारे में वो एग्जैक्टली बता रही है और अंतर बता रही है कि उसको पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद सेंटेंस में क्या डिफरेंस आ जाता है। तो वो एग्जैक्टली भाषा की बारीकियों को जो है वो समझाना चाहती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या सिखा रही है? भाषा की जो है बारीकियां, इसको वो समझाना चाहती है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण यानी कि सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? कम महत्वपूर्ण यानी कि लीस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो भाषा में प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा कौशल का ज्ञान या फिर संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। देखा जाए तो हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में अगर भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास किया जाए, व्याकरणिक नियमों की जानकारी और भाषा कौशलों का ज्ञान जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जबकि संवैधानिक मूल्यों की जानकारी जो है वो इसमें लीस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, यानी कि कम इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो रोल अदा यहाँ पे करेगा। तो बाकी सारी चीज़ें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाषा के प्रयोग में क्षमता का विकास, उनकी कैपेसिटी कितनी है, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा के कौशल का ज्ञान, लेकिन सबसे कम इंपॉर्टेंट है कि संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि साहित्य की किस विधा के शिक्षण में स्वस्वर पठन जो है वो सर्वाधिक अपेक्षित है? अपेक्षित को कर लेंगे अंडरलाइन, यानी कि सबसे ज़्यादा अपेक्षित क्या है? आत्मकथा, संस्मरण, एकांकी या फिर जीवनी। तो यहाँ पे देखिए साहित्य में जो एकांकी विधा होती है ये है एकांकी, और आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साहित्य में जब भी एकांकी विधा के शिक्षण में स्वस्वर पठन जो है वह सर्वाधिक अपेक्षित है, क्योंकि एकांकी में कई पात्र होते हैं, है ना। आत्मकथा एक सिंगल अलोन होती है, संस्मरण भी एक अलोन कह सकते हैं, जीवनी भी एक अलोन होती है, लेकिन एकांकी में कई पार्ट्स होते हैं, मतलब कई लोग होते हैं, उनको मिला के एकांकी बनती है। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट किरदार निभाते हैं, इसमें तो भिन्न भिन्न किरदार होते हैं। तो इन किरदारों को जो है वो स्वस्वर पठन द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से व्यक्त किया जा सकता है ना। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति को परखने के लिए आप किस प्रकार के प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? तो लोकगीत संस्कृत के परिचायक होते हैं। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, या फिर आंखों पर पर्दा पड़ना, इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना, या फिर सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया, या फिर लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाला होता है। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें उच्च प्राथमिक स्तर पे अगर हिंदी भाषा में विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति को अगर हमें परखना है, देखना है, जांचना है, तो लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे का जो प्रयोग है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाता है।
तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली उनको कहना क्या है, यहाँ पे कह सकते हैं कि आंखों पे जो पर्दा पड़ना है, इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।